हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम को फर्दर आगे। पिछले लेक्चर में हमने पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल को डिस्कस किया था। बोर्स मॉडल में एक पोस्टुलेट दिया गया था दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और एनर्जी लेवल्स। तो ये जो सर्कुलर पाथ हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रॉन के मूव करने का पाथ है और आप कोई भी सर्कुलर पाथ जो है वो नहीं बना सकते। एटम के अंदर एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ ही पॉसिबल होता है। तो आज हमें ये समझना है कि ये पॉइंट नील बोर ने किस तरीके से कंक्लूड किया, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसने हमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वेयर द इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन द एटम, जो रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो बच्चों, इस पॉइंट के पीछे ये स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्सिबल है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमने रिकॉर्ड किया था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हमने क्या बोला था, हमारे पास कोई सोर्स ऑफ लाइट होता है जो डिफरेंट होता है। आप सन को भी ले सकते हो, आप बल्ब को भी ले सकते हो, आप किसी लाइट को भी ले सकते हो एज अ सोर्स ऑफ रेडिएशन। उस सोर्स से जो रेडिएशन आती है वो हम पास करवाते हैं जिस भी चीज को हम स्टडी कर रहे हैं उसमें से। तो हमारा जो सैंपल है वो उन रेडिएशंस में से, जो सोर्स में से आ रही है, उनमें से किसी पर्टिकुलर लाइट को या वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी सभी लाइट्स को या वेवलेंथ को ट्रांसमिट कर देता है। इन ट्रांसमिटेड रेडिएशंस को हम रिसीव कर लेते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे डिस्पर्शन के थ्रू, और हमें इस तरीके का स्पेक्ट्रा जो है वो मिलता है। तो इस स्पेक्ट्रा में जो डार्क लाइंस आ रही है, ये वो वेवलेंथ है जो एब्जॉर्ब हो गई, जो हमारे सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया जिसको। तो इस वजह से इसको बोला जाता है दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। दूसरा हमने एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा था। जो भी हमारा सैंपल है, या तो हम उसको हीट करते हैं या फिर उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करवाते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो किसी गैस में से, तो वो गैस जो है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पर रेडिएशंस एमिट करने लग जाती है। उन रेडिएशंस को जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करते हैं तो हमें इस तरीके का स्पेक्ट्रा मिलता है। अब यहाँ पर क्या है, हमारा सैंपल रेडिएशंस एमिट कर रहा है, इस वजह से इसको बोला गया एमिशन स्पेक्ट्रा। अब नील बोर ने ये ऑब्जर्व किया कि जहां पर डार्क लाइंस आ रही थी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, वहीं पर कलर्ड लाइंस आती हैं एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर। इसका ये मतलब हुआ, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स का। हम एक पर्टिकुलर टाइम पर ग्राउंड फ्लोर पे हैं, जमीन पे खड़े हैं, और यहां पर हमारी एक पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू होती है। वी हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी एट दिस लेवल। अब सपोज हम फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं, किसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे हम चले गए, तो हमारी हाइट इंक्रीज हो गई। हाइट इंक्रीज हो गई तो यहां पर एनर्जी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी हमारी। यहां पर हमारी एनर्जी अलग थी, यहां पर हमारी एनर्जी अलग है। तो ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे ग्राउंड से हमारी हाइट इंक्रीज होती है, हमारी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस लेवल पे एनर्जी डिफरेंट है और इस लेवल पे एनर्जी डिफरेंट है। अब अगर हमें यहां से यहां जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी, जो एनर्जी डिफरेंस है यहां पर, इतनी एनर्जी को हमें यूज करना पड़ेगा काम करने के लिए। स्टेयरकेस जो है वो चढ़ना पड़ेगा हमें यहां से यहां जाने के लिए, तो हमारी इतनी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस था, इतनी ही एनर्जी जो है वो जब वापस हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारी कम हो जाएगी। तो देखो, यहां से यहां जा रहे हैं तो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, और जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो रही है। तो ये एनर्जी की वैल्यू फिक्स है क्योंकि हमने हाइट को फिक्स कर दिया। तो यही कंसेप्ट नील बोर ने अप्लाई किया यहां पे। इन्होंने ये बोला, अगर जितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है उतनी ही वेवलेंथ एमिट हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि दो फिक्स्ड लेवल्स हैं। यहां से यहां जा रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और यहां से यहां आ रहे हैं तो एनर्जी एमिट हो रही है। तो क्योंकि ये वेवलेंथ सेम उसी लोकेशन पे आ रही थी, इस वजह से नील बोर ने ये कंक्लूड किया, बिकॉज द पोजीशन ऑफ वेवलेंथ इज सेम, हेंस देयर इज अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड एज वेल एज एमिटेड। और ये जो एनर्जी डिफरेंस था,
ये तभी पॉसिबल है जब फिक्स्ड लेवल्स हो। फिक्स लेवल होंगे तभी आपका एनर्जी डिफरेंस उतना ही आएगा बार बार। अगर आप इन लेवल्स को चेंज करते रहोगे तो आपकी एनर्जी की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, तो कभी भी आपको ऐसा रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा कि जिस पोजीशन पे डार्क लाइन यहां थी उसी पोजीशन पे एमिशन स्पेक्ट्रम में कलर्ड लाइंस मिल जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था जो इस एक्सपेरिमेंट ने हमें दिया कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उतनी ही एनर्जी एमिट हो रही है। इसका ये मतलब है कि फिक्स्ड लेवल्स हैं एटम के अंदर, और इसी वजह से नील बोर ने ये प्रपोज किया कि हमारा जो एटम होगा जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ होगा, सर्कुलर पाथ होगा, वो कोई भी सर्कुलर पाथ आप नहीं बना सकते, बल्कि फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होंगे जिनके बीच का गैप जो है वो फिक्स रहेगा। तो इनको बोला गया दीज आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, और वी कैन से दैट दीज आर द ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों। अब देखो इन्होंने ये कह दिया कि भाई आपके पास एटम में फिक्स्ड एनर्जी पाथ रहेंगे जिनको आप ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स कह सकते हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे इस चीज को, तो मैंने यहां पर ये लिखा हुआ है कि सिंस द लोकेशन ऑफ लाइन in the absorption spectrum and in the emission spectrum is same, hence we can say that the amount of energy absorbed it is equal to amount of energy emitted। और एनर्जी जो है उसका और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है, तो E is equal to h म्यू, और म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लेमडा। तो इस वजह से एनर्जी, तो बार बार आपकी वेवलेंथ अगर सेम आ रही है इसका ये मतलब हुआ कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर एनर्जी एमिट हुई उसकी वैल्यू भी सेम थी। और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये जो स्पेक्ट्रा था इसके लिए रिडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया था, रिडबर्ग्स फॉर्मूला बोलते हैं जिसको। तो रिडबर्ग का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू RH 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब देखो इस 1 अपॉन लेमडा को मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूं, using this equation in the spectra, using this equation E is equal to hc into 1 upon lambda, और 1 upon lambda को हम पुट कर सकते हैं RH 1 upon n1 स्क्वायर माइनस 1 upon n2 स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ गया, एनर्जी के बराबर। कौन सी एनर्जी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या फिर जो एनर्जी एमिट हो रही है। तो दिस E इज एक्चुअली एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी एमिटेड। तो मैं इस एनर्जी को डेल्टा E लिख सकता हूं। डेल्टा E क्या होगा, एनर्जी लेवल N1 और एनर्जी लेवल N2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, this energy is actually the difference between the level, difference between the energy levels N2 and N1। तो अगर एटम में आप ये कह रहे हो ये आपका पहला लेवल है, ये आपका दूसरा लेवल है, आप यहां से यहां जा रहे हो तो आपको इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ रही है, यहां से यहां वापस आ रहे हो तो इतनी एनर्जी एमिट करनी पड़ रही है। तो एक्चुअल में यू आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स। सो ये एनर्जी एक्चुअल में एनर्जी डिफरेंस था। तो एनर्जी की रिलेशन क्या बनाई नील बोर ने, एंड नील बोर ने ये बोला कि भाई ये जो एनर्जी आ रही है आपके पास, इससे हमें ये पता चलता है एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट इट इज इक्वल टू hcRH अपॉन n का स्क्वायर। इसको हम E मान लेते हैं। तो किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट की एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लेवल की hcRH अपॉन n स्क्वायर एनर्जी लिख सकते हो। फर्स्ट लेवल है तो n1 हो जाएगा, ये हो जाएगा RH अपॉन n2 स्क्वायर। सेकेंड लेवल है तो n2 हो जाएगा। इस तरीके से आप एनर्जी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो नील बोर ने इस तरीके से ये पॉइंट कंक्लूड किया क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बार बार सेम आ रहा था। तो ये यूजफुलनेस है, दिस इज द एडवांटेज ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम, दैट इट इज एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट रेडिएशंस
एमिटेड बाय हाइड्रोजन गैस। तो अब देखो नील बोर ने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया स्पेक्ट्रा को। ये हमारा फर्स्ट लेवल है, N1 की वैल्यू 1 है, यहां पर N की वैल्यू 2 है, यहां पर N की वैल्यू 3 है, यहां पर N की वैल्यू 4 है। अब ये बोलते हैं लाइमन सीरीज देखिए कैसे बनेगी। तो लाइमन सीरीज में हमने डायग्राम बनाया था, तब इस तरीके से बनाया था। लाइंस आती हैं और इन लाइंस के बीच में गैप जो हम कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, कम होता रहता है। फिर एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाती है, लाइन सारी मर्ज हो जाती है और एक डार्क रीजन बन जाता है। अब देखो बच्चों यहां पर ये जो स्पेक्ट्रा है इसमें यहां पर रखा गया 1 लेमडा को, 1 लेमडा कह लो इसको, या फिर म्यू बार भी कह सकते हैं हम इसको। म्यू बार जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो म्यू बार दैट इज वेव नंबर। अब देखो अगर मैं इस डायग्राम में देखूं, लाइमन ने ये बोला N1 की वैल्यू 1 रहेगी और N2 की वैल्यू 2, 3, 4 सो ऑन रहेगी। तो ये स्पेक्ट्रा जो मैंने बनाया है दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, एमिशन स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन का। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा एनर्जी, इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल में आएगा। एमिशन का मतलब होता है एनर्जी एमिट करना, और एनर्जी एमिट करने का मतलब होता है ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल में आना। तो जब सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल में आएगा तब ये जो एनर्जी रिलीज करेगा, चेंज इन एनर्जी, वो हमने मान ली कि hc डिवाइडेड बाय लैम्डा के बराबर थी। तो इसको मैं लिख सकता हूं hc म्यू बार, ये आ गई एनर्जी की रिलेशन। यहां पर जो भी वेव नंबर आएगा, जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उसके अकॉर्डिंग वेव नंबर आएगा। तो ये वेव नंबर क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, तो ये डिपेंड करता है इस गैप पे। ये गैप जो है जितना भी होगा उसके करस्पॉन्डिंग इस डेल्टा ई की वैल्यू आएगी, और इस डेल्टा ई से इस म्यू बार की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वो म्यू बार है जो तुम्हारा n = 2 से n = 1 में दिखाई दे रहा था। n = 2 से n = 1 में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये पहली लाइन आएगी। स्पेक्ट्रा को समझ लो, आगे काम आएगा। ये हमारी पहली लाइन है, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल में आता है तब हमें मिलती है इस स्पेक्ट्रा के अंदर। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन मान लो अगर थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल में आ रहा है, N1 की वैल्यू 1 है और N2 की वैल्यू 3 हो गई है, तो क्या होगा, एनर्जी गैप बढ़ गया। एनर्जी गैप बढ़ गया तो डेल्टा ई की वैल्यू बढ़ गई, और डेल्टा ई बढ़ गई तो म्यू बार बढ़ गया। इस वजह से तुम्हारी सेकंड लाइन है ये। तो ये वाली लाइन जो है यहाँ पर n की वैल्यू 3 है और N1 की वैल्यू 1 है, N2 की वैल्यू 3 और N1 की वैल्यू 1। तो ये एनर्जी गैप आपको यहां से काउंट करना है, स्टार्टिंग पोजीशन से, यहां से यहां का गैप। तो क्योंकि म्यू बार बढ़ गया इस वजह से ये वैल्यू जो है वो पहली वाली लाइन से ज्यादा है, तो सेकंड लाइन जो है वो पहली वाली लाइन के बाद में आती है। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा फोर्थ लेवल से फर्स्ट लेवल में आ रहा है, मतलब N1 की वैल्यू 1 है और N2 की वैल्यू 4 है, तो ये एनर्जी एमिट करेगा। अब ये एनर्जी इन दोनों से ज्यादा है क्योंकि डिफरेंस ज्यादा था, डिफरेंस ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी एमिट होगी, ज्यादा एनर्जी एमिट होगी, वेव नंबर बढ़ जाएगा। तो वेव नंबर बढ़ेगा तो वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई। तो ये अगली लाइन जो आ रही है यहां पर N2 की वैल्यू 4 है और N1 की वैल्यू 1 है। तो ये सभी लाइंस किस लिए बन रही हैं, ये सभी लाइंस बन रही हैं इलेक्ट्रॉन का किसी बाहर वाले लेवल में जाके वापस फर्स्ट लेवल में आने की वजह से। तो आपसे क्वेश्चन मैंने बताया था, ये फर्स्ट लाइन बनाता है, ये सेकंड लाइन बनाता है स्पेक्ट्रा के अंदर, ये थर्ड लाइन बनाता है स्पेक्ट्रा के अंदर, सो ऑन। फिर लास्ट में ये नंबर कितने तक जा सकता है, ये नंबर जा सकता है इनफाइनाइट पे। जब N2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है तो इसका ये मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, और इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी आप बोर मॉडल से निकाल सकते हो। तो देखो एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था ये, अगर इलेक्ट्रॉन
एटम के इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए, उसके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा, तो इसका ये मतलब है तुम्हें इस फॉर्मूले के अंदर, रिडबर्ग्स फॉर्मूले के अंदर N2 की वैल्यू इनफाइनाइट लेनी है। तब जो वैल्यू आती है डेल्टा E की, ये जो एनर्जी की वैल्यू आती है ये किसके बराबर हो जाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर। क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब है कि न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर। इनफाइनाइट सोच लो आप कितनी दूर होगा न्यूक्लियस से, इतने सारे लेवल्स बीच में आएंगे, तो उतनी दूर जाने का मतलब है न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर चले जाना। उस केस में ये लाइन जो है वो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की पोजीशन बताती है। और जब आप इनफाइनाइट वैल्यू रख देते हो तो आपको लाइंस मर्ज करती हुई दिखेंगी, यहां पर मिलेगा कंटिन्यूम। तो जैसे ही तुम्हारा कंटिन्यूम शुरू होता है, तुम समझ जाओ तुम्हारा N2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो चुकी है। तो मैंने स्पेक्ट्रा के अंदर आपको दो चीजें जो है वो बताई। लाइन की पोजीशन उसके एनर्जी गैप पे डिपेंड करती है। दूसरी बात, कंटिन्यूम जब बनने लग जाता है, मतलब जब आप लाइंस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, आपको लाइंस दिखाई नहीं देती बल्कि शेडेड रीजन दिखाई देता है, तो उस शेडेड रीजन की शुरुआत जिस लाइन से हुई थी वहां पर N2 की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करनी है। क्यों? क्योंकि उसके बाद में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाता है और इसी को बोला जाता है लिमिटिंग लाइन। दिस इज कॉल्ड द लिमिटिंग लाइन। जो सबसे पहली लाइन बनेगी इस डार्क रीजन की, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग लाइन। बहुत क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे थियोरेटिकल एग्जाम के अंदर भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी इस पॉइंट से रिलेटेड। लिमिटिंग लाइन पर ये बताइए एनर्जी गैप कितना होगा, या फिर ये बताओ लिमिटिंग लाइन की पोजीशन कहां होगी। तो इस स्पेक्ट्रम में अगर कोई आपसे ये पूछे लिमिटिंग लाइन की पोजीशन कहां होगी, तो आपको क्या करना है, 1/λ इज इक्वल टू RH 1/N1 स्क्वायर। N1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस N2 स्क्वायर 1/इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू पुट करनी है। तो यहां से आपको लिमिटिंग लाइन की पोजीशन मिल जाएगी लाइमन सीरीज में कहां आएगी, ठीक है। और लिमिटिंग लाइन आने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज हो जाना एटम से। तो ये इंपॉर्टेंस है इस स्पेक्ट्रा की। अब अगर मान लो यहां पर बाल्मर सीरीज जो है वो आ जाए, तो बाल्मर सीरीज के केस में क्या हो जाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन अब फर्स्ट लेवल में नहीं बल्कि अब सेकंड लेवल तक ही आएगा, सेकंड लेवल से नीचे नहीं आता। तो अब आपका लास्ट शेल जो है एमिशन का वो सेकंड लेवल हो जाएगा, यहां पे आके इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। तो N1 की वैल्यू क्या हो जाती है बाल्मर सीरीज में, N1 की वैल्यू हो जाती है 2 और N2 की वैल्यू कहां से शुरू होती है, N2 की वैल्यू शुरू होती है 3 4 5 सो ऑन। तो जब इलेक्ट्रॉन तीसरे लेवल से दूसरे लेवल में आएगा, ये 3 थी और ये 2 वैल्यू है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये जितनी एनर्जी लूज करेगा वो हमने लिख दी डेल्टा ई। डेल्टा ई के फॉर्मूले में क्या आ गया म्यू बार। यहां से तुम्हें क्या पता चल गया, वेव नंबर। ये वेव नंबर उस लाइन की पोजीशन है जो बाल्मर सीरीज में देखने को मिलेगा। यहां पर पहली लाइन जो है वो 3 और 2 पे आ जाती है। दूसरी लाइन की बात करें तो 4 और 2 पे बनेगी। तीसरी लाइन की बात करें 5 और 2 पे बनेगी। पोजीशन आपको म्यू बार बता देगा कितनी एनर्जी एमिट हुई थी लाइट में से, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग ये लाइन आ गई। अगर पूछे कि भाई कंटिन्यूम कहां शुरू होगा या लिमिटिंग लाइन कहां आएगी, तो लिमिटिंग लाइन बनती है जब N2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। तो ये लिमिटिंग लाइन के लिए N2 की वैल्यू होती है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो इसी तरीके से 1/2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1/इनफाइनाइट। तो आपको इस फॉर्मूले से ये पता चल जाएगा लिमिटिंग लाइन बाल्मर सीरीज या बाल्मर स्पेक्ट्रा के अंदर कहां बनेगी, किस पोजीशन पर बनेगी। तो ये इंपॉर्टेंस था बोर्स मॉडल का। बोर का मॉडल जो है वो हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो एक्सप्लेन कर देता है। अब बोर मॉडल के अंदर जो ये n की वैल्यूज आई, ये वैल्यू शुरू होती है 1 से और इनको हम अल्फाबेटिकली डिनोट करते हैं
KLMNOPQR, इस तरीके से ये कहलाते हैं प्रिंसिपल शेल, या फिर इनको हम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, या फिर इनको हम एटॉमिक ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिट। तो ये हो गया बोर्स मॉडल। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन की। बोर मॉडल जो है ये काफी सारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हुए और उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये बन जाते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। सबसे पहला लिमिटेशन जो दिया गया वो ये बोला गया कि बोर के मॉडल में सर्कुलर पाथ की बात हो रही है, तो सर्कल एक 2 डायमेंशनल बॉडी होता है, स्फेयर इज अ 3 डायमेंशन बॉडी। अगर आप सर्कल की बात कर रहे हो तो आप एक प्लेन में एटम को इमेजिन कर रहे हो, तो इसका ये मतलब हुआ कि प्लेन 2 डायमेंशनल होते हैं। तो ये मॉडल एटम के 3 डायमेंशनल कंसेप्ट को, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो 3 डायमेंशनल है, लेकिन ये मॉडल जो है वो एक सर्कल की फॉर्म में ऑर्बिट को दिखा रहा था। इस वजह से ये एक 2 डायमेंशनल मॉडल जो था वो प्रपोज कर रहा था। तो यही पहली लिमिटेशन बन गई कि द मॉडल प्रपोज्ड बाय नील बोर इज अ 2 डायमेंशनल मॉडल, बट प्रैक्टिकली वी सी दैट एटम इज अ 3 डायमेंशनल बॉडी। सो इट गिव्स a 2-dimensional concept of model. तो circular orbits proposed by Neil Bohr are 2-dimensional geometrical shapes, whereas atom is a 3-dimensional body. Hence, geometrically it is difficult to imagine. तो हम इस मॉडल को इमेजिन कैसे करें, क्योंकि हमारे माइंड में जब सर्कुलर ऑर्बिट की बात आती है तो हम इसको एक 2 डायमेंशनल बॉडी ही मान के चलते हैं। तो 3 डायमेंशनल मॉडल बनाना चाहिए था, 2 डायमेंशनल नहीं। ये हो गया पहला लिमिटेशन। अब देखो 2 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है ज़ीमैन इफेक्ट। जो एमिशन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन गैस का रिकॉर्ड किया जा रहा था, तब ये साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम ज़ीमैन था, और इन्होंने ये स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते टाइम मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। हमने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को भरा था, इसमें से करंट पास कराया था, इससे जो रेडिएशंस निकल रही थी इनको हमने प्रिज्म से पास कराया था, और फिर हमने रिसीव किया था फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो ये स्पेक्ट्रा मिला था हमें, दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो जब ये स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया जा रहा था तब आपने क्या किया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया इन रेडिएशंस के पास। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होते ही ये जो लाइंस जो अभी हमें एक सिंगल लाइन दिखा रही थी, ये दो लाइंस में स्प्लिट हो गई। सिंगल लाइन जो है वो दो लाइन में स्प्लिट हो गई, लेकिन ये 2 लाइन देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ा। ये हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं थी। माइक्रोस्कोपिकली जब देखा गया इन लाइंस को, तो एक्चुअल में ये सिंगल लाइन नहीं थी, बल्कि ये 2 लाइंस आ रही थी एमिशन स्पेक्ट्रा में। जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हम ये स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे थे तब। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है ज़ीमैन इफेक्ट। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in the emission spectra of hydrogen is called Zeeman effect. तो Zeeman इफेक्ट को अब बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बोर ने ये बात प्रपोज की थी कि एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है, तो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होगा तो एनर्जी जो है जितनी एब्जॉर्ब होगी उतनी ही एमिट होगी।
तो सिंगल लाइन आती है इस वजह से स्पेक्ट्रा के अंदर, लेकिन दो अलग अलग लाइन आने का मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग लाइन आने का मतलब हो गया कि दो अलग अलग एनर्जी लेवल पास पास, ये मतलब हो गया। तो बोर का मॉडल तो एक सिंगल लाइन को एक्सप्लेन करता है, दो क्लोजली स्पेस्ड लाइंस को एक्सप्लेन नहीं करता, उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं। तो ये ज़ीमैन इफेक्ट कहलाया। तो ये लिमिटेशन बन गया, क्योंकि बोर के मॉडल ने बोला था कि फिक्स्ड लेवल्स होते हैं, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो लाइंस जो है वो थोड़ी सी स्प्लिट हो जाती हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइंस in the emission spectra in the presence of magnetic field is called Zeeman effect. Full stop. Niels Bohr was not able to explain why these lines are splitting. ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइन का मतलब क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस मीन्स दैट देयर आर क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स इन दी एटम। और बोर ने बोला था कि एक फिक्स्ड रहेगा, जबकि रिजल्ट क्या कह रहे हैं, दो क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स हैं एटम के अंदर। तो ये लिमिटेशन हो गया। फिर एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, दिस इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट में क्या बोला गया, स्टार्क इफेक्ट ने ये बोला, जब आप स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं हाइड्रोजन गैस का डिस्चार्ज पास करा के, जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं जब आप इनको प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्शन से फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव करते हैं, तो जो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट जो है वो अटैच कर देते हैं रास्ते में, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी स्प्लिटिंग देखने को मिली, जैसे ज़ीमैन के अंदर मिली थी। तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट हो गया, तो इसके सपोर्ट में आ गया, और यहां पर अब मैग्नेटिक फील्ड की जगह बोल दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो रिजल्ट मिला, इसको भी बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द एमिशन स्पेक्ट्रा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस in the emission spectra in the presence of electric field is called Stark effect। बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स पेपर में, जहां आपसे ये पूछा जाता है कि ज़ीमैन इफेक्ट किसकी प्रेजेंस में हुआ था और स्टार्क इफेक्ट किसकी प्रेजेंस में हुआ था। तो ज़ीमैन इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, और स्टार्क इफेक्ट देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। इस बात को आप याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ज़ीमैन इफेक्ट में किसको लिया गया था और स्टार्क इफेक्ट में किसको लिया गया था। तो यहां पर भी हमें उसी तरीके से लाइंस जो है वो स्प्लिट होती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन बोर का मॉडल जो है वो तो एनर्जी लेवल्स को फिक्स्ड लेके चला था, उन्होंने क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स की बात ही नहीं की थी। लेकिन इन दोनों एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स इसी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम के अंदर। तो सेम यही यहां पर हमें लिखना है,
कंक्लूजन के अंदर। तो ये हो गए लिमिटेशन। इसके बाद एक और हम लिख सकते हैं पॉइंट। नील बोर ने जो स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया था वो स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन का, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे एटम जिसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके स्पेक्ट्रा को नील बोर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हम यहां पर ये नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे। दिस इज फोर्थ पॉइंट। बोर्स was unable to explain the line spectra of multi-electron atoms। क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज इनका स्पेक्ट्रा काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ड्यू टू कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा Neil Bohr choose spectra of hydrogen as it was simplest। ये सबसे सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रा था जिसमें हमें लाइंस क्लियरली विजिबल थी, इसलिए इन्होंने हाइड्रोजन गैस के स्पेक्ट्रा को चूज कर लिया स्टडी करने के लिए। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा जब आने लगते हैं, जब हमारे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के, उन एटम्स के स्पेक्ट्रा को बोर का मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता। तो लोगों ने फिर इसी चीज को जो है वो इश्यू बना दिया कि मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करके बताइए। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा जो है वो इजी है, इस वजह से उसको एक्सप्लेन करना इजी था। तो ये हो गए लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अब हम डिस्कस करेंगे आगे जो नया मॉडल आता है, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये किस तरीके से प्रपोज किया जाता है और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे जो आगे चल के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं।